नमस्कार। आज हम बुद्ध को एक अलग नजरिए से देखने वाले हैं। सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी विचारक, एक इनोवेटर के तौर पर। तो ये एक बड़ा सवाल है ना कि आखिर नए आइडियाज, नए विचार बनते कैसे हैं? क्या वो अचानक से कहीं से आ जाते हैं, या फिर उनकी जड़ें कहीं और बहुत गहरी होती हैं? असल में बात यह है कि बड़े से बड़ा क्रांतिकारी विचार भी अपने समय के माहौल में ही पनपता है, और बुद्ध का जो दर्शन है वो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। बुद्ध के समय के भारत की कल्पना करें। वो कोई शांत, ध्यान में डूबी भी जगह नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो विचारों का एक तूफानी बाजार था। एक ऐसा चौराहा जहां हर कोई जिंदगी के सबसे बड़े सवालों के अपने अपने जवाब बेच रहा था। जरा सोचकर देखिए, 62 अलग अलग फिलॉसफीज, और हर कोई अपनी बात को सही साबित करने में लगा था। मतलब ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कॉम्पिटिटिव इंटेलेक्चुअल माहौल था। यही वजह है कि बुद्ध की शिक्षाएं किसी वैक्यूम में पैदा नहीं हुईं। वो उस समय के जो प्रचलित विचार थे, उनसे एक सीधा संवाद थीं, एक लाइव डिबेट का हिस्सा थीं, ऐसा कह सकते हैं। तो अब मिलते हैं बुद्ध के कुछ मुख्य दार्शनिक प्रतिद्वंदियों से। ये वो स्कूल्स थे जिनके आइडियाज ने बुद्ध को न सिर्फ चैलेंज किया, बल्कि अपना रास्ता साफ साफ तय करने में भी मदद की। अब जरा इन विचारों की रेंज देखिए। एक तरफ था नियतिवाद, जो कहता था कि भाई सब कुछ पहले से तय है, आपकी कोशिशें बेकार हैं, आप तो बस अपनी किस्मत के कैदी हो। फिर दूसरी तरफ था अक्रियावाद, जिसका मानना था कि आपके अच्छे बुरे कर्मों का कोई नैतिक नतीजा होता ही नहीं है, मतलब सही गलत का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और फिर देखिए उच्छेदवाद को, जो कहता था कि मौत के बाद सब खत्म, तो इस जिंदगी में जो करना है कर लो। ये सारे के सारे विचार जिंदगी को या तो एकदम निराशाजनक बना रहे थे, या फिर पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना। बुद्ध ने जब इन सब रास्तों को देखा तो उन्हें ये सब अधूरे लगे। कोई रास्ता इंसान को लाचार बना रहा था, तो कोई उसे गैर जिम्मेदार, और आखिर में सब दुख की तरफ ही ले जा रहे थे। जाहिर है, एक नए रास्ते की सख्त जरूरत थी। तो एक नया रास्ता बनाने के लिए बुद्ध ने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने शुरुआत की कुछ बहुत ही गहरी, मजबूती से जमी हुई मान्यताओं को सीधे सीधे खारिज करके। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि बस आंखें बंद की और कुछ नया बना दिया, नहीं, बल्कि उन्होंने उस वक्त के तमाम विचारों का एक गहरा एनालिसिस किया, ये समझने के लिए कि क्या रखने लायक है और क्या छोड़ने लायक है। देखिए उन्होंने क्या क्या खारिज किया। ब्रह्मांड के क्रिएटर के तौर पर ईश्वर का विचार, उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। वेदों को अंतिम सत्य मानने से इनकार कर दिया। यज्ञ और बलि जैसी चीजों को बेकार बताया। और शायद सबसे क्रांतिकारी कदम, उन्होंने एक परमानेंट अमर आत्मा यानी आत्मन के विचार को ही नकार दिया। सोचिए, ये वो कॉन्सेप्ट था जो उस समय के लगभग हर भारतीय धर्म के केंद्र में था। ये विश्वास कि हमारे अंदर एक मैं है जो कभी नहीं बदलता। लेकिन बुद्ध ने सिर्फ चीजों को रिजेक्ट ही नहीं किया। अब जो बात है ना, वो वाकई में बहुत दिलचस्प है। उन्होंने कुछ पुराने पहले से मौजूद कॉन्सेप्ट्स को उठाया और उन्हें पूरी तरह से एक नया मतलब दे दिया। मिसाल के तौर पर कर्म का सिद्धांत। उस समय कर्म का मतलब था कि आपकी आज की जिंदगी पूरी तरह से आपके पिछले जन्मों के हिसाब से तय है, मतलब एक तरह की कॉस्मिक जेल। पर बुद्ध ने इस आइडिया को बिल्कुल पलट दिया। उन्होंने कहा कि कर्म कोई भाग्य नहीं है, ये तो बस कारण और प्रभाव का एक नियम है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। आपका अभी का काम इसी पल में नतीजा पैदा कर सकता है। ये एक जबरदस्त क्रांतिकारी बदलाव था। इसने इंसान को लाचार से अपने भाग्य का निर्माता बना दिया। ठीक इसी तरह उन्होंने मुक्ति के लक्ष्य को भी बदल दिया। जहां बाकी धर्म एक परमानेंट आत्मा के मोक्ष की बात कर रहे थे, वहीं बुद्ध ने निर्वाण का विचार सामने रखा। अब निर्वाण का मतलब किसी आत्मा की मुक्ति नहीं है, बल्कि इसका मतलब है इच्छाओं और लालच से पैदा होने वाले दुख का अंत, उसे बुझा देना। यह एक साइकोलॉजिकल और एक प्रैक्टिकल गोल था, जिसे इसी जिंदगी में पाया जा सकता था। तो बुद्ध का रास्ता सिर्फ पुरानी चीजों को तोड़ने का नहीं था, नहीं, उन्होंने कुछ बहुत ही जरूरी सिद्धांतों को अपनाया भी। उनका दर्शन भारत की जो समृद्ध बौद्धिक विरासत थी, उसी पर मजबूती से खड़ा था। तो उन्होंने कर्म के मूल सिद्धांत को तो माना, लेकिन भाग्य के तौर पर नहीं, बल्कि कारण और प्रभाव के नियम के तौर पर। पुनर्जन्म के विचार को भी उन्होंने अपनाया, और इस बात पर बहुत जोर दिया कि दुनिया को समझना है तो कारण और प्रभाव को समझना ही होगा। और जिस सबसे बड़े विचार को उन्होंने अपनाया, वो था मन की प्रधानता। और ये जो कोट है ना, ये उनकी पूरी फिलॉसफी का सार है।
मन चीजों से पहले आता है, उन पर हावी होता है और उन्हें बनाता है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? ये बात बहुत गहरी है, लेकिन है बहुत सिंपल। अगर मन मैला है, दूषित है, तो आपके काम और आपकी बातों से सिर्फ दुख ही पैदा होगा। लेकिन अगर मन साफ है, शुद्ध है, तो खुशी आपके पीछे पीछे ऐसे चलेगी जैसे आपकी परछाई। तो मतलब साफ है, बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अपने मन को बदलना होगा। तो आखिर में ये सब मिलकर बनता क्या है? ये बनता है एक महान सिंथेसिस, एक ऐसा नया रास्ता जो पुराने रास्तों की सारी कमियों को दूर करता है। तो बुद्ध की इस पूरी इंटेलेक्चुअल जर्नी को हम इस एक सिंपल से फॉर्मूले में देख सकते हैं। रिजेक्शन प्लस मॉडिफिकेशन प्लस एक्सेप्टेंस, यानी अस्वीकृति, संशोधन और स्वीकृति। इन तीनों के मिलने से ही उनके नए और प्रैक्टिकल रास्ते का जन्म हुआ। तो यहां सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? यही कि बुद्ध सिर्फ कोई रहस्यवादी नहीं थे जो जंगल में बैठे थे, बल्कि वो एक जबरदस्त विचारक थे, एक क्रिटिक थे और एक बहुत ही साहसी सुधारक थे। और ये चीज हमें आज के लिए एक बहुत ही रेलेवेंट सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की दुनिया में जहां हमारे पास हर तरफ से इंफॉर्मेशन की बाढ़ आई हुई है, हम बुद्ध की तरह ये कैसे चुनें कि क्या रिजेक्ट करना है, क्या मॉडिफाई करना है और क्या एक्सेप्ट करना है? सोचने वाली बात है ना?